जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर नंबर 6 में मैंने प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2। लेकिन 6.2 पढ़ने से पहले या कोई भी प्रश्नावली मैं जब स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले उसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूं, ताकि आप उस पूरे प्रश्नावली को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सको। तो जो आज का प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2, इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर का पूरा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको 2 चीजें पढ़ना है, ठीक है, 2 बातें आपको जानना है। देखिए, एक प्रमेय है ना, प्रमेय कह सकते हैं, प्रमेय 6.1। अब 6.1 ही क्यों है, तो 6 का मतलब कि चैप्टर नंबर 6 का है और पहला प्रमेय है, इसलिए 6.1। तो एक प्रमेय जानना है, प्रमेय 6.1। इस प्रमेय का नाम क्या है, तो थेल्स का प्रमेय। किसका प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। अब एक यूनान के वैज्ञानिक थे, है ना, यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। ठीक है, एक और प्रमेय हम लोग को पढ़ना है, प्रमेय। अब ये पहला हो गया, तब दूसरा हुआ होगा ना, तो 6.2। अब ये क्या है, ये कौन सा प्रमेय है, इसका नाम क्या है? इस थेल्स का जो प्रमेय है ना, इसका सीधे विलोम है, यानी उल्टा है। तो दूसरा यही है कि थेल्स का विलोम प्रमेय। बात समझ में आ गया? यानी इन दोनों प्रमेय की मदद से हम इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय। थेल्स का जो प्रमेय है उसे बोलते हैं प्रमेय 6.1 और 6.2 को बोलते हैं थेल्स का विलोम प्रमेय। अब ये समझते हैं कि आखिर में 6.1 क्या है और 6.2 क्या है, यानी थेल्स का प्रमेय यानी थेल्स का विलोम प्रमेय क्या है। देखिए, जो वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने बताया ना कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के, ध्यान सुनिए, त्रिभुज के किसी भी एक भुजा, है ना, जिसे मान लेता हूं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो थेल्स ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा, जैसे मैं किसी भी एक भुजा का मतलब बीसी लेता हूं, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर ऐसी रेखा खींची जाए, ध्यान सुनिए, किसी भी एक भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद करे। देखिए, काट रहे ना, अन्य 2 भुजाओं को। देखिए, 2 भुजा मतलब ए बी और ए सी को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो इन भुजाओं का अनुपात समान होता है। इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। देखिए, फिर से सुनिए, थेल्स ने क्या कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, है ना, ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। दिख रहा है, प्रतिच्छेद कर दी, समांतर खींची, दोनों समांतर गई हैं, तो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर दें तो ये 2 भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, ए बी सी और ये काटा हुआ है, तो मान लेता हूं ये डी है और ये क्या है? ई। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने कहा था जो प्रमेय कि भैया भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब क्या है कि देखिए, ए डी, है ना, इसका मतलब ये है कि ए डी बटे डी बी, है ना, इन भुजाओं का अनुपात दिख रहा है ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये हमेशा बराबर होगा। किसने बताया था? थेल्स का प्रमेय ने। थेल्स ने यही कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, इनका जो अनुपात बन रहा है ये क्या होगा? बराबर होगा। ये है थेल्स का प्रमेय।
थेल्स का जो विलोम प्रमेय क्या है, जस्ट इसका उल्टा था। इसका उल्टा ये था कि इसने कहा था कि यदि, है ना, यदि किसी त्रिभुज के ध्यान सुनिए, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब क्या थेल्स का विलोम प्रमेय क्या है, सीधे इसका उल्टा। अब इसने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, है ना, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी भी दो भुजाओं को, जैसे ये ए बी, चाहे ए सी लीजिए, चाहे ए बी, चाहे बी सी लीजिए, कोई भी दो भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, यानी ऐसा यहाँ पे एक बांटा जाए, ऐसा लाइन खींचा जाए कि इनका जो अनुपात हो वो क्या हो, बराबर हो। समझ रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया। कहा कि यदि किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, है ना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होंगी, है ना, तीसरी रेखा के समांतर होंगी। जैसे ये था डी और ये था ई। कह रहा अगर समान अनुपात में बांटा जाए, क्या किया जाए, समान अनुपात में बांटा जाए, तो ये जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है ना, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है उसके क्या होती है, समांतर होती हैं। मतलब डी ई समांतर बी सी। ये देखिए, ये समांतर का चिन्ह है, तो ये उन्होंने सीधे उल्टा कह दिया। पहले यही था कि भैया अगर समांतर खींची जाए तो दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, पहला कह रहा था। उल्टा ये कह रहा है कि अगर दो भुजाओं को बराबर करते हुए आप प्रतिच्छेद करोगे तो वो जो प्रतिच्छेदित रेखा होगी ना, वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये था थेल्स का विलोम प्रमेय। तो आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में आपको कैसे प्रयोग करोगे। देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपको बस उस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के आगे लिखोगे कि थेल्स का प्रमेय से हुआ है कि थेल्स का विलोम प्रमेय से हुआ है। ये बात आपको बस नोट करनी है। तो याद रखोगे कैसे, देखिए पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था कि त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच रहे थे, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि समांतर ला रहे हैं। तो याद रखिएगा, पहले कंडीशन में समांतर रेखा खींचनी है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा था कि अगर समान अनुपात में बटा हुआ है तो ऑटोमेटिक बांटने वाली जो रेखा है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो प्रश्नावली 6.2 का ये पहले दो प्रमेय आप दिमाग में बैठा लीजिए, यानी थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.17, यानी ये दोनों आकृतियां 6.17 की हैं। ठीक है, पहला और दूसरे में डी ई समांतर बी सी है। डी और ई के समांतर कौन है, बी सी है। याद रखिएगा, डी और ई के जो समांतर है वो बी सी है। यानी अब आप दिमाग पे सोचिए कि ये हमें समांतर दिया हुआ है, तो समांतर दिया हुआ है इसका मतलब कि थेल्स का पहला प्रमेय है, क्योंकि थेल्स यही कह रहा था कि यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से ऐसी रेखा खींची जाए जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करें, तो जो उनका अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये थेल्स का प्रमेय पहला है, यानी 6.1 है। तो आपके दिमाग में यही याद रखना है कि जब समांतर दिया गया होगा तो पहला प्रमेय होगा। ठीक है, समांतर नहीं दिया गया है, समांतर ज्ञात करना है, तो समझिएगा कि वहां पे दूसरा प्रमेय यानी विलोम वाला लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। देखिए, डी ई समांतर बी सी है, इसका मतलब पहला प्रमेय लगेगा। तो पहले में ई सी है ना, पहला क्वेश्चन में ई सी यानी ये ई और सी, और दूसरे में ए डी का मान बताइए, दूसरे में ये ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए, क्या लिखेंगे कि डी ई समांतर बी सी, है ना, ये समांतर है, दिया हुआ है, तो आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। क्या दिया है, तो डी ई समांतर बी सी। तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, है ना। कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात अगर ये समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए डी, है ना, थेल्स प्रमेय से तो लिखूंगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी।
ई सी। चलिए अब बताइए AD का मान कितना है यहाँ पे, AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1.5 लिख दिया। DB कितना है, DB तो 3 है, 3 बराबर AE कितना है, AE है आपका 1 बटे EC तो आपको ज्ञात करना है ना, पहले में EC। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, है ना, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.5 EC बराबर 3 एकम 3। तो बताइए EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 1.5। अब दशमलव कटेगा ऊपर 0, 15 दूना 30, यानी EC बराबर कितना आ गया, 2, और वो भी सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि EC का मान बताइए, तो EC कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में AD का मान ज्ञात करना है, तो वही लिखूंगा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC, तो लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, DE समांतर BC, है ना, दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए अब ये समांतर है तो कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समांतर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो चलिए भुजाओं का अनुपात यानी AD बटे, है ना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चलिए AD का मान तो नहीं दिया है, वही ज्ञात करना है, तो AD बटे DB कितना दिया है, 7.2 बराबर AE कितना दिया है, 1.8 बटे EC कितना दिया है, 5.4। अब देखिए ये कट जाएगा, नीचे 18 तियां 54, दशमलव कट गया, 18 तियां 54 कट गया। अब बताइए ये 3 से इधर गुणा होगा, ऊपर तो ये 3 से गुणा होगा तो 3AD हो जाएगा बराबर 7.2 से 1 में हो जाएगा तो 7.2 ही हो जाएगा। तो बताइए AD बराबर क्या होगा, 7.2 बटे 3। अब 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 2.4। तो AD बराबर कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। AD का मान कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। EC और AD का मान हमसे पूछा हुआ था, हमने कंप्लीट करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे नोट कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, है ना, कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, क्या है, PQR। तो चलिए ये मान लेता हूं ऊपर P है और ये Q है और ये R है, ठीक है, की भुजाओं PQ और PR। देखिए ये PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। देखिए PQ पर बिंदु E है और PR पे F है। देखिए PQ पर यहाँ पे कहीं ना कहीं E होगा और PR पे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो F होगा, ठीक है। क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR, EF कौन सा है, ये E और F समांतर QR होगा। मतलब हमें ये स्थितियां दी हुई हैं, है ना, इनकी भुजाओं का जो अनुपात का मान है वो दिया हुआ है और आपको बताना ये है कि क्या ये EF समांतर QR है। यानी आपको समझ में आया कि हमको समांतर बताना है, इसलिए थेल्स का विलोम प्रमेय है। अगर समांतर दिया होता तो थेल्स का प्रमेय है, हमें समांतर बताना है, इसका मतलब यहाँ पे थेल्स का विलोम प्रमेय लगेगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर लिखते हैं। देखिए ठीक है, अब ये पिक्चर हमारा रहेगा सबके लिए, तीनों क्वेश्चंस के लिए यही पिक्चर रहने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए, जो मान दिया हुआ है वो आप लिखोगे। लिखने के बाद लिखोगे थेल्स का विलोम प्रमेय से, है ना, थेल्स का विलोम प्रमेय से, यानी थेल्स के विलोम प्रमेय से आपको सिद्ध करके ये बताना है कि भैया ये समांतर है कि नहीं है,
ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे थेल्स का विलोम प्रमेय से। अब देखिए क्या लिखूंगा, तो विलोम प्रमेय क्या कहता है, ध्यान सुनिए। अगर आप देखेंगे तो विलोम प्रमेय क्या कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ही वो समांतर होंगी। तो देखिए भुजाओं का अनुपात क्या, पी ई बटे ई क्यू होगा ना, ई क्यू बराबर ऐसे ही पी एफ बटे एफ आर होगा। चलिए अब पी ई का मान कितना दिया हुआ है, 3.9 बटे ई क्यू कितना दिया हुआ है 3, है ना, बराबर पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6 बटे एफ आर कितना हुआ है 2.4। देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है। चलिए अब देखिए इसको काटेंगे 3.9 में 3 से, तो 13 यानी 1.3, कितना 1.3। अब चलिए इसको काटते हैं, देखिए अब ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24, है ना, दशमलव से दशमलव कट गया, है ना, ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, तो 12 दूना 24, 2 से करेंगे 18, फिर 9 से करेंगे 9 दूना 18, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, फिर 3 से करेंगे तितरी का 9 और 3 दूना 6, 3 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 1.5, कितना आ जाएगा 3/2 है तो 1.5, इधर आया 1.3 और उधर आया 1.5, यानी 1.3 बराबर 1.5। थेल्स का प्रमेय जो विलोम था वो क्या कहता था कि अगर ये इनका अनुपात अगर बराबर होंगे तो ही ये समांतर होंगे। तो क्या लिखूंगा कि यह, ठीक है, या यहां भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, है ना, ये बराबर नहीं है। अतः अब अतः में क्या लिख देंगे कि पी ई बटे ई क्यू इक्वल नॉट, है ना, बराबर नहीं है, तो पी एफ बटे एफ आर, है ना, बराबर नहीं है। अतः ये लिख दिया, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे यहाँ पे साइड में, इसलिए ई एफ तथा क्यू आर समांतर, है ना, ये वाला अब समांतर नहीं है, समांतर, ठीक है, समांतर नहीं है। हो गया, बस ये हो गया हमारा आंसर। पहला ऐसे ही करना है, दूसरा ऐसे ही करना है, तीसरा भी ऐसे ही करना है, सब क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। बस अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब प्रमेय लागू हो रहा है तो समांतर होगा, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। हो गया, चलिए दूसरा प्रश्न में भी सब कुछ यही लिखेंगे, बस अब ये मान वाला हटाता हूं ताकि आपको मैं बता सकूं। देखिए दूसरा प्रश्न सब कुछ यही रहेगा, कोई नया चेंज नहीं करने वाले, सब यही रहेगा। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर, वही थेल्स का विलोम प्रमेय लगाएंगे पीई। अब देखिए यहाँ पे पीई कितना है तो 4 सेंटीमीटर लिखूंगा, 4 बटे ई क्यू कितना है, देखिए ई क्यू चाहे क्यू ई 4.5 तो लिख दूंगा 4.5 बराबर पी एफ कितना है तो 8, ठीक है ना, पी एफ है आपका 8 और एफ आर या आर एफ दोनों सेम है ना। देखिए एफ आर या आर एफ है ना, यही दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर यानी 9। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 बटे 4.5 है, देखिए 4 बटे 4.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 40, 40 बटे 45 यानी हो जाएगा 40 बटे 45 बराबर ये कितना है 8 बटे 9। देखिए कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 बटे 40 यानी हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। ये बराबर आ गया ना, ये बराबर आ गया तो ध्यान से लिख। अब देखिए ये बराबर हो गया ना, अब कहूँगा अतः भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर, है ना, अनुपात बराबर है, इसलिए ई एफ तथा क्यू आर
समांतर हैं, है ना। ई एफ तथा क्यू आर क्या है, समांतर है, हमें सही हो गया, प्रूफ हो गया। अगर बराबर नहीं आया होता तो ये समांतर नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, बहुत आसान है, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए मान को हटाता हूं सिर्फ, देखिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है वही पी क्यू बराबर 1.28। चलिए पी क्यू, अब देखिए ये पी क्यू का मान दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये थेल्स का जो विलोम प्रमेय है ये जानते हैं ना। अब वहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, पी क्यू का मान दिया है। देखिए हमें चाहिए पी ई, लेकिन नहीं पी क्यू दिया है। तो देखिए पी क्यू बराबर 1.28। तो देखिए लिखूंगा पी क्यू बराबर 1.28। अब बताइए जो ये पी क्यू है, देखिए ये पी क्यू, ये पी ई और ई क्यू से मिलकर बना है कि नहीं, यानी पी क्यू की जगह पे पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28 होगा। देख लीजिए पी क्यू पी ई और ई क्यू से बना है, ठीक है। चलिए तो पी ई हमें यही चाहिए ना, और प्लस ई क्यू। अब ई क्यू दिया है, पी आर दिया हुआ है, चलिए पी आर। अब ये हो गया हमारे पास पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28। ये हो गया हमारे पास, जो भी है इसको रखे देते हैं, ये मान लेते हैं एक समीकरण। चलिए दूसरा दिया है पी आर, पी आर बराबर दिया हुआ है 2.56, है कि नहीं। देखिए पी आर ये वाला, इसका मतलब पी एफ प्लस एफ आर, है ना। तो पी एफ प्लस एफ आर बराबर 2.56, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें दिया है पी ई बराबर कितना दिया हुआ है 0.18 और पी एफ दिया है। देखिए पी ई दिया हुआ है और पी एफ दिया हुआ है। हम अब बताइए पी ई का जो मान है ना, देखिए पी ई, तो अब लिखूंगा इसको मान लेता हूं समीकरण 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, ध्यान सुनिए, ठीक है, 1 से। अब पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28, है ना, यही ना है समीकरण 1। देखिए तो पी ई का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ई क्यू का मान हम ज्ञात करेंगे, है ना। पी ई अगर इसमें रखूंगा तो ये निकल जाएगा। तो देखिए 0.18 प्लस ई क्यू बराबर 1.28। तो ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 1.10 आ गया ई क्यू का मान, ठीक है। देखिए पी ई का मान दिया हुआ है यहाँ पे चाहिए, और ई क्यू का मान ये आ गया 1.10 हो गया। चलिए ऐसे ही पी एफ का मान दिया हुआ है और एफ आर का निकालेंगे समीकरण 2 से। तो क्या लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है पी एफ प्लस एफ आर बराबर 2.56। चलिए पी एफ ठीक है। चलिए पी एफ का मान कितना देगा 0.36। तो 0.36 प्लस एफ आर निकालना है, एफ आर बराबर 2.56। तो बताइए एफ आर बराबर क्या होगा 2.56 माइनस 0.36, घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 2.20, यानी ई क्यू का भी मान आ गया और एफ आर का भी मान आ गया, और यहाँ पे पी ई और पी एफ दिया हुआ था, इस फार्मूले पे हम रख लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ई क्यू और एफ आर के मान की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखिए ई क्यू और एफ आर, पी ई और पी एफ वहां दिया हुआ था, हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसे हटाता हूं, देखिएगा, ओहो ई क्यू क्या है 1.10, चलिए यहीं पर रहने देता हूं अभी। चलिए पी ई कितना है 0.18 बटे ई क्यू कितना है 1.10, है ना। अब इसे हटा दो। चलिए ऐसे ही बराबर क्या है पी एफ कितना है 0.36 बटे एफ आर कितना आया है 2.20, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूंगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा। देखिए 2 अंक तक ऊपर दशमलव है ना, तो ये हट जाएगा, दशमलव से ऐसे ही कट जाएगा। चलिए अब देखिए किससे कटेगा, ये 9 से 9 दूना 18, 2 से कटेगा 55 बार में, ठीक है। अभी देखिए ये कटेगा आपका जो है कि 18 से 18 दूना 36, ये 110, फिर से 9 दूना 18, 2 से ये 55, यानी हमें दिखा 9/55 बराबर 9/55, यानी हमें भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर। तो लिखूंगा
अतः भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। इसलिए पी अपान ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, है ना। जो अनुपात क्या है, बराबर है, तो बताइए इसलिए, है ना, इसलिए क्या है, ये समांतर है। इसलिए ई एफ तथा क्यू आर समांतर है। क्या है ये, समांतर है। बस यही आपको करना था, यानी हमने जो पढ़ा है थेल्स का प्रमेय, वही प्रमेय का प्रयोग करके इस क्वेश्चंस को करना था। यानी प्रश्नावली 6.2 का टोटल मैंने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और साथ में इंट्रोडक्शन। देखिए कह रहे कि आकृति में, देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, इस आकृति में एल एम समांतर सी बी है ना। तो देखिए ये एल है और ये एम है, ठीक है, इस एल एम के समांतर है सी बी, ठीक है। ऐसे ही और एल एन समांतर सी डी, एल और एन के समांतर क्या है, सी और डी, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो देखिए ए एम, ये है ए और एम, ठीक है, बटे ए बी पूरा बटे ए बी, ठीक है। ऐसे ही ए एन, ए और एन बटे ए डी, ए और डी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए मैं इसके पहले आपको 2 प्रमेय समझाया था, एक थेल्स का प्रमेय यानी प्रमेय 6.1, ठीक है, और दूसरा थेल्स के प्रमेय का विलोम समझाया था, है ना, जो 6.2 था प्रमेय, ठीक है। तो चलिए क्या होता है फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। देखिए पहला प्रमेय क्या था कि थेल्स का जो प्रमेय था वो ये कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए और वो रेखा 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, है ना, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उन रेखाओं को, है ना, बराबर अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। और इसका विलोम क्या था कि अगर 2, है ना, त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक रेखा कट करे, प्रतिच्छेद करे, अगर वो रेखाओं को क्या करे, समानुपात में यानी उसके अनुपात में बराबर विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होंगी। यानी जस्ट उसका उल्टा था, इसलिए विलोम था। आप इंट्रोडक्शन में जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए एल एम समांतर सी बी, यानी ऑलरेडी ये समांतर दिया हुआ है, एल और एम और सी और बी, ये कौन सा त्रिभुज में, ए सी बी में, है ना। ए सी बी त्रिभुज जो दिख रहा है इस त्रिभुज में दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, कौन सा त्रिभुज, ए सी बी में। तो देखिए ए सी बी में क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर सी बी। तो लिखूंगा एल एम, है ना, एल एम समांतर सी बी, ये दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, जब ये समांतर दिया हुआ है इसका मतलब थेल्स का प्रमेय लगेगा। क्यों, थेल्स का प्रमेय यही कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची गई हो तो वो अन्य 2 भुजाओं को क्या करेगी कि अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी, है ना। यानी अन्य 2 भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया, यानी समान अनुपात बराबर होगा। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बी अगर लिया हूं, इसमें एल एम और सी बी अगर ये बराबर है, अगर आप इसको अलग तोड़ के देखेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे बनेगा। देखिएगा ध्यान से, ये है ए, ये है सी और ये है बी। अब बीच वाली रेखा है ये है एल और एम, आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये जब दोनों क्या है, समांतर है ना, दोनों समांतर है, इसका मतलब कि इन भुजाओं का जो अनुपात होगा, है ना, इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे अब नीचे, थेल्स, ध्यान सुनिए, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर 2 भुजाएं समांतर हैं, है ना, 2 भुजाएं समांतर हैं तो क्या होगा, ए एल, है ना, ए एल बटे एल सी, दिख रहा है ना, ए एल बटे एल सी। तो ए एल बटे एल सी बराबर, ठीक है, ऐसे ही ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम
बी। हो गया, ये थेल्स ने बताया था, ये हमने नोट कर लिया। बस ऐसे ही आप दूसरे त्रिभुज में देखोगे तो इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा कौन सा त्रिभुज बनेगा इस बार? ACD है ना, त्रिभुज ACD में है ना। तो ACD में कौन सा प्रमेय? अब क्या लगेगा देखिए, LN समांतर CD। देखिए LN समांतर C और D, तो नीचे लिखूंगा LN समांतर CD। तो क्या लिखूंगा आप देखिए इसमें कि AL बटे LC होगा ना। क्या होगा? कौन सा प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो लिख दूंगा नीचे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? तो AL बटे LC बराबर AN बटे ND। ये हो गया समीकरण 2। यानी दोनों त्रिभुज से थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करके हमने दो समीकरण बनाया है। तो अब लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए 1 और 2 में ध्यान से देखिए, ये AL बटे LC और AL बटे LC दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो AM बटे MB बराबर AN बटे ND, ये होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें सिद्ध क्या करना था? AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो अब देखिए ये जो नीचे AB है, क्या है? ये AB है। देखिए ये पूरा AB है, तो AB का मान AM प्लस ये BM दिख रहा है कि नहीं? AB का मान क्या है? AM प्लस MB है कि नहीं? जोड़ेंगे तभी ना आएगा AB का मान। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं, है ना। अब क्या लिखूंगा आगे? उलटने पर, है ना, या पलटने पर, जो भी लिखना है लिख लीजिए, या उल्टा करने पर। ठीक है, चलिए लिख देता हूं उल्टा करने पर। क्यों उल्टा किया हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा करने पर, अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा MB बटे AM बराबर ND बटे AN होगा। चलिए अब क्या करूंगा, इसमें दोनों पक्ष में 1 जोड़ दूंगा। तो यहां पे आगे लिख देता हूं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, है ना, 1 जोड़ने पर। तो जोड़िए क्या होगा? MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अब यहां से तिरछा होगा तो क्या होगा? MB प्लस AM होगा ना, बटे AM, ऐसे होगा ना। देख लीजिए बराबर इधर क्या होगा? ND प्लस AN बटे AN होगा ये। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या करिए? उल्टा करिए। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? चलिए तो होगा AM, अब आगे लिख दूंगा क्या? फिर से उल्टा करने पर। तो क्या होगा? अब उल्टा करेंगे तो देखिए AM बटे MB प्लस AM, है ना, क्योंकि ऊपर उल्टा किए है ना, तो उसको अब उल्टा करके सीधा कर लेंगे जैसे था ये। चलिए तो अब ऊपर कर लिए ना, देखिए AM बटे MB प्लस AM, ऐसे क्या हो जाएगा? AN बटे ND प्लस AN हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, ये MB प्लस AM, तो देखिए MB प्लस AM है कि नहीं? MB प्लस AM को क्या बोलते हैं? AB बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो चलिए अब क्या लिखेंगे? आगे ध्यान सुनिए, ऊपर क्या है आपका? AM बटे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? AB बराबर, अब ऊपर क्या है? AN बटे, नीचे क्या होगा? आप देखिए ND प्लस AN, ND प्लस AN, तो क्या हो जाएगा? AD, यानी AD जो हमसे सिद्ध करना था यही। तो हो गया प्रूव्ड। क्या लिखेंगे अब? प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना था, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। बस यही आपका ब्रेन जो है कि एक्टिव होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति, देखिए ये आकृति है, ठीक है, इस आकृति में DE समांतर AC है। देखिए DE जो है कि ये AC के समांतर है। किसके? DE जो है कि AC के समांतर है, ठीक है। और
डी एफ समांतर ए ई, डी एफ जो है कि ए ई के समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी है, ठीक है। चलिए अब हमें देखिए पहला क्या है, डी ई समांतर ए सी, तो डी ई जो है कि ए सी के समांतर है, दिख रहा है ना, ये डी ई ए सी के समांतर है। तो अब सोचिए कौन से त्रिभुज में आया होगा, तो ए बी सी में है कि नहीं, देख लीजिए ए बी सी में ही ना है ये डी ई और ए सी। अब आप कहेंगे सर ये ई क्यों नहीं लेंगे, जब ई लेंगे तो बताइए, सोचिए ये ए सी कैसे आएगा, ए सी यहाँ पे है ना, इसमें ए सी तो नहीं आ पाएगा, अगर ई तक लेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो देखिए ए सी है ना, और डी और हमें ई चाहिए, है कि नहीं, डी ई और ए सी, तो ए बी सी वाले में आएगा। तो लिखूंगा क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो उसमें ये डी ई समांतर ए सी दिया हुआ है, तो डी ई समांतर ए सी ये दिया हुआ है, तो आगे मैं लिख देता हूँ दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन में भी नोट कर लीजिएगा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। तो चलिए ये समांतर दिया हुआ है, अब क्या लगाएंगे, अगर समांतर दिया हुआ है तो थेल्स का प्रमेय लगेगा, है ना, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जिस त्रिभुज में लिए हो अगर समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो कर दीजिए भैया अनुपात, तो डी ई ए सी है ना, तो डी ई वाला ए सी है, तो यहाँ पे करिए, देखिए हमने क्या लिया था, ए बी सी लिए था ना, तो देखिए बी डी अनुपात डी ए क्या होगा, है ना, बी डी अनुपात क्या है, डी ए बराबर, देखिए अब क्या होगा, इधर से बी ई है कि नहीं, बी ई होगा ना, क्योंकि ई तक ही पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो बी ई अपान ई सी ये हो गया समीकरण 1, यहां तक आपको कर लेना है ना, इसी त्रिभुज में आपको लिख लेना है। चलिए अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो आगे ये कहा है डी एफ समांतर ए ई, देखते हैं डी एफ का है, डी एफ और ए ई, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, तो क्या लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई, ठीक है, ये दिया है, क्या है, ये दिया है, तो दिया है। अब क्या लगाएंगे फिर से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है भैया कि जब समांतर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए डी एफ और ए ई है, डी एफ और ए ई है, इसका मतलब यहीं से डी एफ है ना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखेंगे, क्या चीज, देखिए बी डी बटे डी ए क्या होगा, बी डी बटे डी और ए बराबर, उसके बाद इधर क्या होगा, देखिए बी एफ क्या होगा, बी एफ, ठीक है, बी एफ अपान एफ ई क्या होगा, एफ ई, ये हो गया समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण से लिखेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण जो 1 है ये है और 2 ये है। अब देखिए इसमें क्या एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए बी डी और डी ए, बी डी डी ए दोनों अगर ये बराबर हैं तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं इसका मान, तो यानी जब ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब राइट साइड वाला भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी होगा बी, है ना, ई अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी, यानी प्रूव्ड हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इसमें बहुत ही छोटा सा करना था, बस आपके दिमाग में क्या है ना, इसमें से त्रिभुज ही तो निकालना है, अगर त्रिभुज निकाल लिए और समांतर निकाल लिए तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि आकृति में, देखिए ये आकृति है, ठीक है, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू, देखिए डी और ई और ओ और क्यू ये क्या है,
तो समांतर है, ठीक है। और डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ और ओ आर ये भी क्या है, समांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। चलिए ठीक है, देखिए अब ये डी ई समांतर ओ क्यू ये किस त्रिभुज में आ रहा है, तो देखते हैं पहले। डी ई और ओ क्यू यानी हमको त्रिभुज दिख रहा है पी ओ क्यू, है ना, यही ना, पी ओ क्यू में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा, तो डी ई और ओ क्यू यही में आ रहा है, पी ओ क्यू में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में, और पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, तो देखिए डी ई समांतर ओ क्यू क्या है, ये दिया है, तो लिखूंगा आगे दिया है, ठीक है। चलिए अब ये दिया हुआ है, अब देखिए इसमें अगर ये दिया हुआ है समांतर तो थेल्स पर में लगेगा ना, है ना, जब समांतर दिया रहता है तो क्या होता है, थेल्स पर में, तो लिखूंगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स पर में यही कहता था कि जब दो भुजाएं समांतर हैं तो अन्य भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए अब देखिए किस में था, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, इसका मतलब कि पी डी बटे डी ओ है कि नहीं, पी डी बटे डी ओ बराबर ऐसे ही पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, ये हो गया समीकरण 1, बस यहीं तक। अब चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला। अब देखिए डी एफ समांतर ओ आर, ये कहाँ है, डी एफ समांतर ओ आर, इसमें है ना, इसका मतलब कौन सा, तो पी ओ आर त्रिभुज, कौन सा, पी ओ आर, तो त्रिभुज पी ओ आर में। अब पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, तो डी एफ समांतर ओ आर क्या है, दिया है, तो लिख दूंगा आगे दिया है। अब थेल्स प्रमेय लगेगा ना, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब क्या होगा, तो देखिए डी एफ और ओ आर, डी एफ है और ओ आर है, इसका मतलब कि पी डी बटे डी ओ है ना, क्या होगा, पी डी बटे डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ये हो गया समीकरण 2। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान से, इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 में पी डी बटे डी ओ आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, है ना, ये क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं, क्या क्या, पी ई, तो देखिए पी ई बटे ई क्यू है ना, पी ई बटे ई क्यू, देखिए पी ई बटे ई क्यू, ठीक है, और पी एफ बटे एफ आर, अब देख रहे हैं इसका अनुपात क्या है, ये बराबर है, इसका मतलब ये थेल्स का विलोम प्रमेय यही कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर काटने वाली जो रेखा है ना, वो अगर उसको अनुपात में बराबर काटती है, देखिए पी ई बटे ये ई क्यू और ये वाला अनुपात बराबर है, इसका मतलब कि ई एफ और क्यू आर क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रमेय, थेल्स के प्रमेय जो विलोम से, लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से। विलोम यही कहता था कि अगर भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, देख लीजिए पी ई बटे ई क्यू है ना, ये भुजा है, इसका अनुपात ठीक है बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये ई एफ और क्यू आर क्या होंगे, क्या होंगे, समांतर होंगे। तो थेल्स प्रमेय विलोम से, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर में, है ना, आर में क्या हो जाएगा अब, तो ई एफ समांतर क्यू आर, हो गया प्रूव्ड, बस हो गया आंसर कंप्लीट। यही आपको करना है, लेकिन इसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कि प्रमेय क्या है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आकृति में,
है ना, ये देखिए आकृति है, ठीक है। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। देखिए सबसे पहले देखिए OP कहाँ है, देखिए ये O है और ये है P। इस OP पर एक बिंदु A है, कह रहा था कि OP पे A है, OQ, O और Q पर क्या है B है और OR पर क्या है C है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि AB समांतर PQ, तो देखिए ये A है और ये B है, AB के समांतर क्या है PQ है, दिख रहा है आपको। यानी आपने एक नोटिस किया कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AB के समांतर क्या है PQ है ना, AB के समांतर ये PQ है, इसका मतलब POQ है कि बन रही, ये त्रिभुज बन रहा है ना POQ। तो क्या लिखूंगा अब, त्रिभुज POQ में, है ना, त्रिभुज POQ में। अब देखिए POQ में आपने क्या देखा, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB समांतर PQ, आगे लिख दूंगा दिया है। आपको पता है जब समांतर दिया होता है तो क्या लगता है, थेल्स प्रमेय, बिल्कुल सही। तो थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्योंकि समांतर है। तो क्या समांतर है, AB और PQ, इसका मतलब यहां से देखिए OA बटे AP है कि नहीं, OA बटे AP बराबर इधर से क्या होगा OB बटे BQ, OB बटे BQ, ये होगा आपस में क्या चीज, तो बराबर, ये क्या होगा आपस में बराबर, है ना। चलिए इसको मान लेता हूं समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, AC समांतर क्या है PR, AC क्या है, ये AC और PR, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बना, POR, है ना। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज POR में, ठीक है। POR में क्या दिया हुआ है, AC समांतर PR, तो देखिए ये समांतर दिया हुआ है तो आगे लिख दूंगा दिया है, क्या है ये, दिया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लगेगा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय से, यानी जब समांतर दिया होगा तो थेल्स प्रमेय लगेगा और जब समांतर सिद्ध करना होगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। चलिए अब ये थेल्स प्रमेय से AC और PR, ये AC है और ये PR है, इसका मतलब क्या होगा OA बटे AP, तो OA बटे AP बराबर OC बटे CR। अब आप सोचेंगे कि सर आपने O से क्यों स्टार्ट किया है, देखिए इसमें O ही से स्टार्ट किए हैं, इसलिए अब यहीं से लेके चलूंगा, ठीक है। तो OA बटे AP हो गया तो बराबर OC बटे CR हो जाएगा, OC बटे CR, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या लिखूंगा, बस यही तक था ना, अब तो ये तो दर्शाइए, प्रूफ करना है, तो क्या लिखूंगा अब कि समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए 1 और 2 में क्या दिख रहा है, OAAP एक जैसे हैं, है कि ना, दिख रहा है ना, OAAP एक जैसे हैं, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होंगे बराबर, तो यानी OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो देखिए OB कहाँ है, ये OB बटे BQ है कि नहीं, OB बटे BQ, ऐसे ही OC बटे CR, यानी ये भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। कौन से त्रिभुज में, आपको देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पे दिख रहा है QOR, कौन सा, ये QOR में भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो बताइए इनका जो प्रतिच्छेद रेखा होगा ये भी क्या होगा, बराबर, यानी BC और QR क्या होंगे, समांतर होंगे। कौन सा प्रमेय, थेल्स का विलोम से। अब लिखूंगा थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय विलोम से कौन सा त्रिभुज अब बनेगा, देखिए तो QOR, त्रिभुज QOR में क्या हो जाएगा अब, तो BC समांतर QR प्रूव्ड हो गया।
बस यही हमसे कहा था कि भैया प्रूफ करिए कैसे हो रहा है। मैं आपको समझाया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि सिर्फ 2 ही प्रमेय है, थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय। इसी के थ्रू आप पूरा चैप्टर को सॉल्व कर लोगे। तो टोटल अभी 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है प्रमेय है ना, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, क्या करते हुए, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा है ना, एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। देखिए इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है ये? एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज की एक भुजा, देखिए ये मान लेता हूँ ये ए है और ये है बी है और ये है सी है ना, और इस त्रिभुज की कोई एक भुजा, तो मान लेता हूँ मैं ए बी, क्या मान लेता हूँ, ए बी भुजा एक है ना, तो इस एक भुजा के मध्य बिंदु, तो इस एक भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ ये है आपका P, क्या मान लिया? P मध्य बिंदु, ठीक है, से होकर है ना, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी ये दूसरी भुजा मान लीजिए या ये वाली मान लीजिए, ठीक है, अगर इसको मानूंगा तो इसके समांतर, यानी जैसे है वैसे समांतर अगर रेखा खींची जाए है ना, समांतर कह रहे कि दूसरी भुजा के समांतर रेखा है ना, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो बताना ये है कि जो तीसरी भुजा AC है इसको क्या करता है? समद्विभाजित करता है। देखिए इसको मान लेता हूँ P, तो इसको मान लेता हूँ Q। तो चलिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया है कि देखिए एक त्रिभुज की, अब एक त्रिभुज क्या है हमारे पास? ABC, तो लिखूंगा क्या कि त्रिभुज, जो मैंने त्रिभुज बनाया है ना वही लिखूंगा, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC की एक भुजा, और एक भुजा कौन सा मान लो? AB, एक भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? P है ना, क्या है? P है। जब मध्य बिंदु P है इसका मतलब कि ये बीचों बीच में है, अब बीचों बीच में तो AP और ये PB क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कि AP बराबर PB, बात समझ में आ गया ना। मध्य में है अगर तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होंगे? बराबर होंगे, ये चीज कह रहा था। अब ठीक है, अब कह रहा है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये भी समांतर दिया हुआ है, दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा मैंने BC माना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, यानी PQ है ना, ये भुजा खींची गई जो रेखा है ये PC के क्या है? BC के क्या है? समांतर है, तो समांतर BC, ठीक है, ये बात उसने कहा है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो नीचे लिखूंगा अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि देखिए तीसरी भुजा का जो मध्य बिंदु क्या है? Q है, यही ना सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि Q भुजा, तीसरी भुजा कौन सी है? AC का मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पे एक चीज आपने क्या देखा, PQ समांतर BC है ना, PQ समांतर BC है, तो बताइए थेल्स प्रमेय लगेगा, तो क्या लिखेंगे? थेल्स, अब यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि PQ समांतर BC, और जब ये समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय लगता है, तो लिखूंगा थेल्स प्रमेय से। यही थेल्स प्रमेय क्या होता है? 6.1
1। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर खींची गई रेखा है ना एक अन्य भुजा के अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब थेल्स प्रमेय से आगे क्या लिखेंगे कि AP बटे PB है ना, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पे AP बराबर PB है, तो AP और PB दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या लिखूंगा कि AP बटे AP मान लेता हूँ है ना, PB की जगह पे क्या रख देता हूँ, AP। चलिए बराबर AQ बटे QC। देखिए AP से AP कट गया, क्या बचा इधर 1। ठीक है, अब ये QC से 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, QC बराबर AQ। यानी हमने क्या देखा कि ये जो QC है और ये AQ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तब नीचे क्या लिख दूंगा, अतः Q AC है ना, भुजा Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। क्या है, क्यों भुजा जो है क्या है, AC का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए समझिए, कह रहे कि सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज, चलिए त्रिभुज है, ये क्या है, एक तो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है A B और C। ठीक है, चलिए तो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मैं मान लेता हूं ये AB और AC। ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब ये मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है ना, लिखूंगा पहले, दिया है, क्या दिया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के भुजा है ना, भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है ना। AB का कौन है, P, और AC का क्या है, Q। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो बताइए खुद सोच के, क्या AP बराबर PB होगा कि नहीं होगा। अगर ये मध्य में है तो ये AP और PB बराबर होंगे, वैसे ही ये AQ और QC बराबर होगा। दूसरा AQ बराबर QC, ये दिया हुआ है। चलिए अब सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि जो मिलाने वाली रेखा है ना वो तीसरी भुजा के समांतर है, यानी PQ समांतर BC। तो क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर BC सिद्ध करना है और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो चलिए अब नीचे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो आप बताइए। ये समांतर सिद्ध करना है, समांतर कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है ना, यानी 6.2, वो यही कहता है कि तब क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगी, यानी तब ये समांतर हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो भुजाओं का अनुपात अब नीचे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे AP बटे PB बराबर
ए क्यू बटे क्यू सी, यही होता है ना फार्मूला, भुजाओं का अनुपात। अब चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। चलिए AP और अपान PB, देखिए AP बराबर PB है ना, दोनों एक ही हैं, तो क्या लिख दूंगा AP बटे AP, ठीक है, दोनों एक ही हैं तो लिख दिया बराबर। ये AQ और QC एक ही जैसा है, तो चलिए ऊपर लिख देता हूँ AQ बटे QC के जगह पे क्या लिख दूँ AQ, दोनों बराबर है। देखिए कट गया ये, यानी 1 बराबर 1 है ना, ये इसका मतलब कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है ना, 1 बराबर 1 है तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तब लिखूंगा थेल्स, है ना, अब बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय विलोम से, है ना, ठीक है, या थेल्स प्रमेय के विलोम से, चलो के लगा देता हूं यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब ये बराबर है, इसका मतलब कि ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर, यानी PQ समांतर BC, प्रूव्ड हो गया। बस यही आपको करना है, ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ें नहीं आपको ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के करना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है और उसको करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है ना, AB और DC क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण, और इसके जो विकर्ण है ना वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए सबसे पहले ये समलंब चतुर्भुज बनाना है, तो समलंब कैसे होता है, देखिए ये ऐसे एक भुजा होती है, एक छोटी भुजा होती है, देखिए दो समांतर भुजा होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो देखिए एक छोटी और बड़ी मैं खींच देता हूँ, ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन दोनों क्या है, समांतर है। अब इनको मिला देता हूँ ऐसे, तो ये होंगी समलंब चतुर्भुज। अब नाम लिख देता हूँ, ये A है, B है, C है और D है ना, ABCD के रूप में ही तो रखना है। यहाँ पे कह रहा था कि ABCD है ना एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है ना, ये जो AB है वो DC के क्या है, समांतर है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, तथा इसके विकर्ण, अब जो इसके विकर्ण है ऐसे है ना, ये विकर्ण, तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर, ये बिंदु O है ना, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी AO बटे BO है ना बराबर CO बटे DO प्रूफ करना है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है ना, है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है कि AB समांतर DC दिया है ना, AB समांतर DC, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए हमें इससे तो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां तक दिया हुआ है कि AB समांतर DC, ठीक है। अब क्या करना है, दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करिए कि, सिद्ध करना है, क्या करना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। देखिए आपको पता है कि जब ये समांतर है, हम लोग अगर हम थेल्स का प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक त्रिभुज चाहिए है ना, ऐसे जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, है ना, दो भुजाएं समांतर होंगी तभी ना उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें दिया हुआ है कि जो DC है ना वो AB के समांतर है, लेकिन ये किसी त्रिभुज में आ ही नहीं रहे हैं। अगर यही चीज ऐसे होता, त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, ऐसे त्रिभुज होता तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात लिखते, फिर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात लिखते, लेकिन है ही नहीं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, रचना करेंगे। अब क्या करेंगे, रचना करेंगे, और रचना क्या करूंगा कि ये बिंदु O से ना, बिंदु O से दिख रहा है, ये बिंदु O, इस बिंदु O से DC के समांतर या AB के समांतर एक रेखा भुजा AD पर
खींचेंगे, है ना, भुजा एडी पर खींचेंगे। तो देखिए बिंदु ओ से भुजा एडी पर मैंने क्या किया, एक समांतर रेखा खींच दिया ए बी के, है ना। तो इसको मान लेता हूं क्या, इसको मान लेता हूं पी। तो क्या लिखेंगे नीचे, रचना। और रचना, रचना में क्या लिखोगे कि बिंदु, है ना, बिंदु ओ से, है ना, ओ से ए बी, है ना, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर भुजा एडी, है ना, एडी पर रेखा खींचने पर, किसके समांतर खींचे हैं, ए बी के। अब बताइए ए बी के अगर समांतर ये ओ पी रेखा खींच रहा हूं ओ से, तो ठीक है, तो बताइए ओ पी समांतर ए बी होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके समांतर ही तो खींचा हूं, तो ये हो गया। अब ये ऊपर जो दिया था ये है और यहाँ पे ये है, यानी इसको मान लूंगा समीकरण 1 और इसको मान लूंगा समीकरण 2। अब क्या लिखूंगा नीचे, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि ए बी जो है कि डी सी के समांतर है ना, और यहाँ ए बी जो है कि ओ पी के समांतर है। मतलब ए बी डी सी ओ पी ए बी यानी सब आपस में क्या है, समांतर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ए बी समांतर डी सी समांतर ओ पी होगा कि नहीं होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। ये डी सी, ये ओ पी और ये ए बी तीनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब आप यहां तक कर लोगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं इसे रफ करता हूं, तभी मैं इस चीज को और आगे करके दिखाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब क्या करूंगा कि अब मैं त्रिभुज लूंगा। कौन सा, देखिए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला त्रिभुज देखिए कौन सा, ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में। अब आप कहेंगे सर ये क्यों लिए हैं, तो देखिए आप समझाता हूं। देखिए ए डी सी आप लोगे तो देखिए इसमें ओ पी आ रहा है कि नहीं, एक भुजा ये सीधी, और ऐसे ही ये डी सी भी आ रहा है ना, तो दो समांतर मिल गई ना, और ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब इन त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर। यानी अब देखिए यहाँ से अगर ये आप देख रहे हैं तो है ना, तो ए पी है ना, तब ए देखिए अब ये त्रिभुज जो बना है ना ए डी सी, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये ओ पी और डी सी क्या है, समांतर है। तो लिखूंगा ओ पी समांतर डी सी। और जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स पर में लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स पर में क्या कहता है कि जब दो भुजाएं समांतर हों, ठीक है, तो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर। तो करिए ए पी है ना, अनुपात करिए ए पी बटे पी डी बराबर ए ओ है ना बटे सी ओ। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको मान लेता हूं समीकरण 3। क्या मान लेता हूं, समीकरण 3। बात समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही और देखिए, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो देखिए इस बार त्रिभुज ये वाला लेता हूं, ये वाला कौन सा, ए डी बी है ना। देखिए ए डी बी लूंगा तो ये ए बी के समांतर ओपी हो जाएगा, है कि नहीं, किसमें, ए डी बी में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हटाता हूं, देखिएगा क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज ए डी बी में। अब ए डी बी में आप किसको समांतर देख पा रहे हो, तो ओपी समांतर किसका है, ए बी का, है कि नहीं। ये ओपी ए बी के अब समांतर है। तो जब इसके समांतर है तो अब क्या होगा, ऐसे ही, तो अब ऐसे ही देखो आप कैसे करोगे कि यही ए पी समांतर ए पी बटे पी डी होगा, ए पी बटे पी डी बराबर, फिर इधर से हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, है ना। जब देखिए कहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, ए पी, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हूँ ना, तो इधर भी इधर से स्टार्ट करें बी ओ से। ठीक है, ऐसे ये हो गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 4। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 3 व
4 से। अब देखिए AP बटे PD ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये BO बटे DO और AO बटे CO भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब BO बटे DO बराबर AO बटे CO। हमें क्या प्रूफ करना था कि AO बटे BO, यानी अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो BO नीचे चला जाएगा ना और CO कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी AO बटे क्या हो जाएगा, अब BO बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए CO ऊपर आ जाएगा तो CO बटे DO। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। बस यही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको यही दिमाग लगाना है यहाँ से, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने देखा कि अगर ये CD OP के बराबर हो जाए, समांतर हो जाए, तो मैं ये त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर लूंगा। अगर ये OP AB के समांतर हो जाए तो मैं ये वाला त्रिभुज लेकर सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने यही किया है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो देखिए एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान सुनिए। ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये समलंब है कि नहीं है, ठीक है, बट समलंब की तरह आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता है। ये A B C और D, यही कहा था ना कि ABCD है, ठीक है। अब इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ये विकर्ण मिल गया। ये एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है, क्या दिया है हमको, ठीक है, कि चतुर्भुज ABCD है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो देखिए क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। तो लिख दूंगा ABCD एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले रचना करेंगे, जैसे पीछे किए थे ना रचना, वैसे ही रचना करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं क्या करता हूं कि बिंदु O से ना, चाहे AB और चाहे ये DC, किसी के समांतर एक रेखा खींच लेता हूं। तो चलिए इस बार DC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने खींच दिया, किसके समांतर है, ये DC के समांतर है। लेकिन मुझे नहीं पता कि AB के समांतर है या नहीं है। जब DC के समांतर खींच लूंगा तो मैं प्रूफ करूंगा कि अगर AB के समांतर आता है कि नहीं। तो ये OP खींच लिया, ठीक है। तो क्या लिखूंगा अब रचना में कि बिंदु O से, कहां से, O से DC के समांतर है ना, DC के समांतर भुजा है ना AD पर है ना, बिंदु O से DC के समांतर भुजा AD पर है ना एक रेखा खींचा, है ना, एक रेखा खींचा। तो क्या बना, OP, एक रेखा क्या बना, OP, है ना कि नहीं, OP। अब बताइए समांतर जब खींचे हैं तो बताइए OP समांतर DC होगा कि नहीं होगा, क्योंकि DC के समांतर ही न खींचे हैं, तो ये OP समांतर DC हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब जब ये समांतर हैं, अब ध्यान सुनिए, ये जो समांतर है मतलब हमने माना है कि OP DC के समांतर है। तो बताइए थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। तो अब नीचे लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से जब समांतर होता है तो क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात। देखिए ये OP DC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाइए कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ADC में, है ना,
ADC में, है ना, ADC, देखिए ADC, तभी ना ये OP आ जाएगा, इसी में DC आ जाएगा, तो ठीक है। देखिए ADC में थेल्स पर में लगाइए तो क्या होगा, बेसिक सा AP/PD क्या होगा, अब यहाँ पे लिखता हूँ AP/PD, है ना, बराबर AO क्या होगा, AO/CO, है ना, CO होगा ना, AO/CO, क्योंकि यही त्रिभुज है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, हमें दिया हुआ था ये ऑलरेडी AO/BO बराबर CO/DO दिया हुआ था ना, और एक हमने यहाँ पे लाया है, थेल्स पर में से ये लाया है। अब देखिए जो दिया हुआ था इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो क्या लिखूंगा अब, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए 1 और 2 से, अब आप 1 और 2 में क्या नोटिस कर पा रहे हैं, देखिए AO/BO है बराबर CO/DO। अगर आप इस चीज को लिखोगे, है ना, इसके रूप में, तो देखो कैसे लिखोगे, देखिए ध्यान से, AO/ ये CO नीचे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा CO, हो जाएगा ना, बराबर ये BO ऊपर चला जाएगा तो BO/DO। इसको मान लेता हूँ अब समीकरण 1, हमने इसके अनुसार इसको बना लिया। अब आप देखिए AO/CO दिख रहा है, AO/CO दोनों बराबर है, इसका मतलब BO/DO और AP/PD ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख दूंगा, BO/DO बराबर AP/PD, है कि नहीं, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर हो गया। अब बताइए बराबर हो गया तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए अब कौन सा है, BO/DO, BO/DO दिख रहा है, BO और DO, ठीक है, ये वाला भुजा। उसके बाद AP और PD, यानी आप देख पा रहे हैं ये इसमें बना है ना, ये है ना, BO/DO और ये AP/PD ये वाला बन रहा है ना, है कि नहीं, ये वाला बन रहा है। तो इसमें क्या है, OP और ये AB आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, थेल्स के विलोम प्रमेय से, है ना। अब थेल्स का विलोम प्रमेय क्या कहता है कि हमने देखा कि देखिए BO और DO फिर AP और PD, है ना, ये वाला बन रहा है ना, इसमें क्या है, इनका अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब OP और AB क्या होंगे, समांतर होंगे। OP समांतर क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास ये आया OP समांतर AB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए OP समांतर DC दिख रहा है, OP समांतर DC है, ये रचना से और ये हमने सिद्ध किया है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए नीचे, अब यहीं पे नीचे लिखेंगे कि OP समांतर DC किससे हुआ है, ये रचना से, ये रचना से हुआ था इधर, ठीक है, यहाँ पे OP समांतर DC। अब देखिए OP समांतर AB, OP समांतर DC, है ना, ये सब OP बराबर है, इसका मतलब AB और DC भी क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या लिखेंगे, AB समांतर DC। देखिए अब AB और DC क्या हो गया, समांतर। ये दोनों अगर समांतर हो गए तो हमें जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी AB और CD अगर समांतर हो गए, इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः ABCD एक समलंब, ठीक है, समलंब है। क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब है। ये हो गया, बस यही आपको करना था, लेकिन इसको करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करूंगा और उससे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।